एक गांव में शारदा नाम की एक लड़ाकिन सासू माँ थी। शारदा का एक बेटा था जिसका नाम था रमेश। बहू का नाम था अनामिका। अनामिका बहुत ही आज्ञाकारी थी, लेकिन सासू माँ की वजह से उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। पर रमेश कुछ नहीं कहता था। ज्यादातर रमेश खेतों के काम में ही समय बिताया करता था। वो बस खाने के लिए आता था और फिर खेत वापस चला जाता था। अनामिका को अपने पति का सहारा कभी नहीं मिला। सासू माँ के नखरे झेलना पड़ता था, इस वजह से वो बहुत दुखी रहती थी। तभी एक दिन शारदा कहती है, अरे अनामिका, मैंने कहा था ना कुएं से पानी ले आओ, अभी तक तुम गई नहीं। हाँ, तुम बीमार हो गई हो क्या? सासू माँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा है। बहुत थक गई हूँ मैं और बहुत सर दर्द भी हो रहा है मेरा। बहुत हो गई तुम्हारी बेतुके की बातें। काम से बचने के लिए तुम्हारा बहुत नाटक चलता है। ये सब नहीं चलेगा अब। ऐसा नहीं है सासू माँ, मुझे एक बार अस्पताल ले चलिए। डॉक्टर से जांच करा के दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी। क्या अब तुम्हें मैं अस्पताल ले जाओ? घर पे एक पैसे भर का काम नहीं करती और मैं अस्पताल ले जाके तुम्हारे ऊपर खर्च करूं? चुपचाप जाके सारे बर्तन साफ करो, जाओ भी। सासू माँ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, सही कह रही हूँ मैं। अनामिका के इतने अनुरोध करने के बाद भी शारदा परवाह नहीं करती है और उसे कुछ ना कुछ काम करने को कहती है। फिर अचानक से अनामिका बेहोश हो जाती है। अनामिका को बेहोश होते देख शारदा बहुत चिंतित हो जाती है। जल्दी वो रमेश को खबर भिजवाती है। रमेश आकर अपनी पत्नी को देखकर बहुत उदास हो जाता है। लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो तुम? माँ, अनामिका को अस्पताल ले चलते हैं। अरे मेरे पेट से ही पैदा हुए ना तुम, इस पर इतना खर्च करोगे? अस्पताल ले जाओगे तो डॉक्टर के पीछे कितने पैसे खर्च हो जाएंगे। तो क्या करे माँ, अनामिका को इस हालत में छोड़ दे, ये बहुत बुरा होगा। तुम उसे लेके उसके मायके चले जाओ। 2 दिनों के अंदर वापस लौट आना। ध्यान से उसे लेकर ही आना, नहीं तो तुम्हें तो पता ही है मेरे बारे में। ठीक है माँ, ले आऊंगा उसे। फिर रमेश अनामिका को उसके मायके लेके जाता है। उसके पिताजी रविंद्र अनामिका को देखकर फूट फूट के रोने लगते हैं और फिर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं। देखिए, ये महिला बहुत ही कमजोर है, इसे आराम की सख्त जरूरत है। 2 दिनों तक उसे कोई भी काम करने ना दे। इसे अच्छे से पौष्टिक खाना खिलाए। मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ, इसे खिलाएंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। ठीक है महाशय। फिर रविंद्र दवाइयाँ लाकर अपनी बेटी को दे देता है खाने के लिए। अगले दिन अनामिका अपने माँ की समाधि पर जाना चाहती है। वो अपने पति रमेश को साथ लेकर वहाँ जाती भी है। अजी, मेरी माँ मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। बिना किसी परेशानी के उन्होंने मेरा इलाज कराया। पर आज जब मैं बीमार हूँ, मुझे संभालने के लिए वो नहीं है। अनामिका, चिंता मत करो, तुम तो मेरी माँ को जानती हो। बस कुछ दिन धैर्य रखो, फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। अजी, मैं अपनी माँ के कब्र से थोड़ा मिट्टी ले जाना चाहती हूँ। अगर वो मेरे साथ होगी तो मुझे मन में हिम्मत मिलेगी। ठीक है अनामिका, ले लो, पर माँ को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो तुम्हें पता है ना वो क्या करेगी। अनामिका वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी लेती है और वो लेकर अपने ससुराल वापस चली जाती है। हर दिन वो उस मिट्टी से अपना दुख दर्द बताया करती थी। एक दिन शारदा ऐसा करते हुए देख लेती है और उसे सब पता चल जाता है। शारदा उस मिट्टी को ले जाके बाहर फेंक देती है। देखो, अगर तुम ऐसे पागलपंती करोगी तो नहीं चलेगा। मैं जो कह रही हूँ उसे अच्छे से सुनो। जाओ, जाके घर साफ करो। ठीक है सासू माँ। अनामिका सासू माँ के फेंके हुए सारे मिट्टी को एक जगह इकट्ठा करती है और बगीचे में ले जाके कोने में रख देती है। कभी कभी जब सासू माँ उसे डांटा करती थी तो वो कीचड़ में चली जाती थी और अपनी सारी समस्या वहाँ जाके बता के लौट आती थी। एक दिन बैगन की सब्जी बनाने के लिए वो बैगन काटती है। उसमें से थोड़े से बैगन खराब निकलते हैं तो वो खराब बैगन को उस कीचड़ के पास जाकर फेंक देती है। अनामिका उस कीचड़ में बैगन को फेंक के आती है और फिर काम में लग जाती है। अगले दिन ही उस धान पर एक बैगन का पौधा उग आता है। अनामिका बहुत ध्यान रखती थी उस बैगन के पेड़ को, लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाती थी क्योंकि वो एक बैगन का पेड़ था। उस बैगन के पेड़ को देखकर रमेश बड़ा आश्चर्य होता है। अनामिका, इस पौधे को देखकर मुझे बड़ा अद्भुत लग रहा है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? देखो अनामिका, ये पेड़ कैसे चमक रहा है। सच में कह रहा हूँ, जरा ध्यान से देखो। ये कोई साधारण पेड़ लग नहीं रहा है। मुझे तो देख के लग रहा है ये जरूर कोई मायावी पेड़ है। अजी, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं क्या? एक काम करते हैं, कुछ दिनों में ये बड़ा हो जाएगा, फिर ये पेड़ सब्जियां भी देने लगेगा।
तब हमें ठीक से समझ में आएगा, तब तक इंतजार करते हैं। कुछ दिन निकल जाता है। फिर उस पौधे में बैगन आते हैं। वो बैगन चमक रहे थे। अनामिका को देख के बहुत अलग लगता है। वो बैगन रात में भी चमक रहे थे। एक दिन शारदा उन बैगनों को काटती है और अनामिका को लाके कहती है कि वो उन बैगन से कुछ पकवान बनाए। सासू माँ, ये उस पेड़ के बैगन है जो मिट्टी में अपनी माँ की समाधि से लेकर आई थी। आपने इस तरह से पूरे बैगन क्यों काट ले आई? कैसी बातें कर रही हो? जो मैंने कहा वो करो, जाके बैगन काटो। फिर बिना कुछ जवाब दिए अनामिका जाती है और उन बैगन को काटने लगती है। सब्जी के लिए जब वो बैगन काट ही रही थी, तब उस बैगन के अंदर से हीरे निकल आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन बैगन को काटने के बाद वहाँ से और नए नए बैगन निकल के आने लगे। ये सभी कुछ शारदा और अनामिका के लिए बड़ा आश्चर्यजनक था। अब क्योंकि बैगन से हीरे निकल आ रहे थे, ये देखकर शारदा बड़ी खुश होती है। वो सोचने लगती है कि बहू बड़ी किस्मत वाली है, इसी वजह से बैगन के अंदर से हीरे निकल आए। वो उन हीरों को बेचकर बहुत पैसे कमा लेती है। उसके बाद से शारदा अपनी बहू को बिना किसी परेशानी के बहुत प्यार भी करती है। उन पैसों से वो एक बंगला खरीद लेती है और नौकर चाकर के साथ ऐशो आराम भरी जिंदगी जीने लगती है। अब से शारदा ये सोचती है कि बहू को किसी तरह की दिक्कत ना हो और बहू बेटा आनंदमय जीवन बिताए। उस पेड़ में लगातार बैगन फलते ही रहते हैं और बैगन के अंदर से हीरे भी निकलते रहते हैं। अनामिका समझ जाती है कि उसकी माँ के कब्र से लाए हुए मिट्टी की वजह से ये सारी मायावी चीजें हो रही है ताकि उसे परेशानी ना हो, और तब से वो खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। एक गांव में सुधा और अनामिका दोनों सास बहू रहा करती थी। वो बहुत ही गरीब थे। वो इतने गरीब थे कि 3 वक्त के खाने के लिए लाले पड़े हुए थे। इतनी मुश्किलें थी ही और उनके पास कोई काम भी नहीं था। वो दोनों सुबह से बिना कुछ खाए पिए ऐसी बैठी हुई थी। तभी सुधा अपनी बहू से कहती है, अरे बेटा अनामिका, सुबह से कुछ नहीं खाया, इसीलिए चक्कर आ रहा है, थकावट लग रही है, कम से कम मुझे थोड़ा पानी ला के दो। ठीक है सासू माँ, मैं अभी ला के देती हूँ। ऐसा कह के अनामिका तुरंत जाके सासू माँ को 1 गिलास पानी ला के देती है। मैं जवान हूँ, मैं अपना भूख बर्दाश्त कर सकती हूँ, पर आपकी परिस्थिति देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है माँ। अब क्या कर सकते हैं, किस्मत ही ऐसी है, गरीबी में हम पैदा हुए हैं। हिम्मत होने के बाद भी हमें ठीक से काम नहीं मिलता। कभी कभी काम करके जो पैसे कमाते हैं वो 2 दिन का खाने में ही निकल जाता है। कब तक हम इस तरह से गरीबी में जूझते रहेंगे, तुम ही बताओ अनामिका। सुधा की ऐसी बातें सुन के तब अनामिका कहती है, सासू माँ, मैं इस तरह भूख से नहीं तड़प सकती, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं जा रही हूँ, 4 घर से भीख मांगूंगी तो कम से कम कुछ खाने का तो हो पाएगा। अनामिका की ये बात सुन के सुधा को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है, अरे ऐसा मत करो, अगर तुम्हें खाना ही चाहिए तो पार्वती से मांगते हैं, वो जरूर मदद करेगी। ऐसा सोचकर सुधा पार्वती के यहाँ जाती है और उसे आवाज लगाने लगती है, पार्वती, पार्वती, एक बार बाहर आना। इस तरह सुधा बुलाती है। पार्वती को पता था कि सुधा आवाज लगा रही है, फिर भी वो जानबूझ के बाहर नहीं आती है। इन भिखारियों का कोई वक्त नहीं होता है, जब मन मुंह उठा के यहाँ आ जाते हैं मांगने। वो अंदर से कहती है। ये सुनकर सुधा कहने लगती है, अरे पार्वती, मैं कोई भिखारी नहीं, तुम्हारी पड़ोसी सुधा हूँ। सुधा की ये बात सुन के पार्वती बाहर निकल आके कहती है, वैसे आप लोग और भिखारी में क्या फर्क है? क्या बात है ये बताइए। पार्वती की ये बात सुन के सुधा बहुत धीमी आवाज में कहने लगती है, वैसा कुछ नहीं, 2 दिनों से कुछ काम नहीं मिला ना, तो हमारे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास कोई बचा कुचा खाना है, हमें दे दो खाने के लिए। सुधा कहती है। ये सुनकर पार्वती कहने लगती है, मुझे पता था तुम बस यही पूछने वाली हो। अब तक मैंने तुम्हारा कितना बार पेट भरा है, अब तुम लोग इसका फायदा उठाने लगे हो। हर 2-3 दिन में आके खाना मांगने लगते हो यहाँ। तुम लोगों को शर्म नहीं आती? मेरे घर में कोई लंगर नहीं लगा है, यहाँ कोई खाना वाना नहीं है, अब तुम लोग यहाँ से जाओ। इस तरह से पार्वती अपमान करके उसे भेज देती है। फिर सुधा को देखकर अनामिका कहने लगती है, क्या कहा सासू माँ, उसने आपका इतना अपमान किया? ये सब सुन के तो मेरी भूख ही मर गई। हमने जब भी उससे खाना मांगा
तो उसने खाना दिया, पर इस बार जब मांगा तो वो नाराज हो गई। क्या करे सासू माँ, अब आप कैसे अपनी भूख मिटाएंगी? क्या करे, आज लगता है भूखा ही सोना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो अपने घर जाने लगे। बीच रास्ते में उन्हें एक आम का पेड़ दिखता है। सासू माँ देखिए आम का पेड़, आज ये आम खा के कम से कम हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। ऐसा कहकर वो आम के पेड़ से आम तोड़ते हैं और उसे खा के अपनी भूख मिटाते हैं। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका उठते ही कहने लगती है, सासू माँ अगर हम इस तरह से घर पे बैठे रहे तो कोई आके हमें काम नहीं देने वाला। हमें खुद जाना होगा और अपने लिए काम ढूंढना होगा। हाँ बेटा, अगर हम काम नहीं ढूंढेंगे तो हमारी परिस्थिति और खराब हो जाएगी। चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों काम ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, पर उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। तभी अचानक से गांव के मुखिया राजू उनके सामने से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर अनामिका कहने लगती है, राजू काका हम सुबह से काम ढूंढ रहे हैं पर हमें कहीं कोई भी काम नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास कोई काम है तो हमें दे दीजिए, नहीं तो बिना काम के हम भूखे मर जाएंगे। इस तरह अनामिका अनुरोध करती है। तब मुखिया जी कहते हैं, तुम्हें तो पता है फसल कट चुके हैं, अब जब तक बारिश नहीं होगी तो तुम लोग क्या काम करोगे? आप गांव के मुखिया हैं, ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? बहुत दुखी होकर कहती है। उनकी समस्या देखकर मुखिया जी को भी बहुत दुख होता है। ठीक है, तुम्हारी समस्या देखकर बुरा लग रहा है। तुम लोग मेरे घर आके मेरी पत्नी को घर के काम में मदद करना। मैं खाना दूंगा पर पैसे नहीं दे सकता। उन्होंने ऐसा कहा। फिर ऐसी परिस्थिति थी कि सास बहू को लगा कि खाना तो मिलेगा, इसीलिए वो राजी हो जाते हैं। फिर वो राजू के घर जाते हैं, वहाँ घर का सारा काम करते हैं और जो खाना वो देते हैं वो ले आके 3 बार के लिए वो उसे चलाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाता है। एक दिन जब राजू के घर का काम खत्म करके वो घर लौट ही रहे थे, उन्हें बीच रास्ते में एक बुजुर्ग इंसान मिलता है जो भूख से तड़प रहे थे और कह रहे थे, माँ मैं बहुत भूखा हूँ, 4 दिनों से खाया नहीं, कुछ खाने का है तो दे दो। इस तरह से वो बुजुर्ग इंसान भीख मांगने लगे। उन्हें देखकर अनामिका कहती है, सासू माँ बेचारे वो बुजुर्ग इंसान बहुत तड़प रहा है भूख से, क्या हम अपना खाना उन्हें दे दे? अगर हम उन्हें दे दे तो हमारी परिस्थिति क्या होगी? ऐसे रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे, चलो। ऐसा मत कहिए सासू माँ, कुछ दिन पहले हमारी भी ऐसी ही परिस्थिति थी, आप भूल गई हैं क्या? किसी की ऐसी परिस्थिति देखकर हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। आइए मैं बात करती हूँ। फिर अनामिका उस बुजुर्ग इंसान के पास जाके अपना खाना उन्हें खाने के लिए दे देती है। वो बहुत खुशी खुशी खाते हैं। फिर एक स्वामी जी में बदल जाते हैं। ये देखकर सास बहू बहुत आश्चर्य होती है। परेशान मत हो, मैं तुम्हारी दयालु स्वभाव की परीक्षा ले रहा था, बस मुझे तुम लोग बहुत अच्छे लगे। ऐसा कहकर स्वामी जी उन्हें एक मायावी स्टोव देते हैं। ये एक मायावी स्टोव है, इससे जो खाना मांगोगे वही मिलेगा। भूख मिटाने के लिए जिंदगी भर इसे इस्तेमाल कर सकते हो, तथास्तु। स्वामी जी ऐसा कहकर चले जाते हैं। सास बहू घर लौटने तक आश्चर्य ही रहती है। वो मायावी स्टोव को पास में रखते हैं और अच्छे पकवान के बारे में सोचते हैं। तभी जो जो सोचा था वो सारे पकवान वहाँ आ जाते हैं। ये देखकर सास बहू बहुत खुश हो जाती है। सासू माँ, ईश्वर स्वामी जी के भेष में आके हमारी सारी समस्या का समाधान करके गए हैं। इससे हम अपना एक छोटा सा होटल खोल के व्यापार शुरू कर सकते हैं और साथ ही इसकी मदद से हम गरीबों की भूख भी मिटा सकते हैं। अनामिका ऐसा कहती है। उसकी बात पर शारदा भी तैयार हो जाती है। इस तरह स्वामी जी की कृपा और मायावी स्टोव से वो अमीर हो जाते हैं और साथ ही साथ कई गरीबों की वो भूख भी मिटाते हैं।